हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स का ओवरऑल डिस्कशन लेकर आए हैं, जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक्सप्रेशन डिराइव करना सीखेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें हम देन हाफ लाइफ और उसके ग्राफ्स वगैरह भी बनाने सीखेंगे। देन रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट से, एसआई यूनिट से हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना भी सीखेंगे। नाउ गाइस, अगर इसको आप शुरू से लेके आखिर तक एक स्टोरी बेसिस पर सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे तो आपको इसको पूरे को कवर करना और लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए गाइस समझते हैं। सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हैं। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होती है स्पीड। क्या स्पीड? स्पीड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तक जाने की। मतलब प्रोडक्ट बनता है किसी भी रिएक्शन के अंदर और रिएक्टेंट्स उसके अंदर यूज होते हैं, तो प्रोडक्ट बनने की जो स्पीड होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली किस स्पीड से वो रिएक्शन चल रही है, किस स्पीड से प्रोडक्ट अपना फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं गाइस? रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ गाइस, जो रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास होती है, रेट ऑफ रिएक्शन दो तीन टाइप की रिएक्शंस होती हैं। अब फर्स्ट रिएक्शन ऐसी होती है जो कि बहुत ज्यादा फास्ट होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं वेरी वेरी फास्ट। सो गाइस, ऐसी रिएक्शंस का जो रेट होता है उसको मेजर कर पाना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उनका रेट बहुत ज्यादा फास्ट होता है। वो कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ही कंप्लीट रिएक्शन हो जाती हैं। जैसे हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है भैया? एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके क्या बना लेते हैं? सोल्ट बना लेते हैं। दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर जो अपना रेट होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इस वजह से हम उसको मेजर नहीं कर पाते हैं। दूसरी रिएक्शंस होती हैं जो बहुत ज्यादा स्लो होती हैं, बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शंस। जैसे मान लो हम एग्जांपल के लिए बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन, जो नेचर के अंदर होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन होता है भैया लोहा, उसके ऊपर जंग लग जाता है बाहर, अगर हम उसके एनवायरमेंट में रख देते हैं मॉइस्चर से और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ठीक है, तो वो रिएक्शन भी जो होती है वो काफी स्लो होती है गाइस, काफी स्लो होती है। तो उसका रेट मेजर कर पाना ऑब्वियसली कोई फायदा ही नहीं है उस चीज का। क्यों? क्योंकि मंथ्स लग सकते हैं उसमें, ईयर्स लग सकते हैं उसमें, रस्टिंग ऑफ आयरन में। तो ये दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, तो इनका रेट मेजर करना तो कोई फायदा है नहीं। तो हम इंटरमीडिएट रिएक्शंस की आज बात करने वाले हैं, इंटरमीडिएट रेट के रिएक्शंस की। इंटरमीडिएट रेट का जो रिएक्शन होता है, जैसे मान लो कोई नॉर्मल रिएक्शन होती है जिसका रेट जो है वो हम मेजर कर सकते हैं, तो वैसे रिएक्शंस की हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं गाइस, रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। बेसिकली हम प्रोडक्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, रिएक्टेंट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला भी हम सीखेंगे। तो वो क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है अपने पास, ए 2a प्लस b इज इक्वल्स टू, इज गोइंग टू बी, क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट क्या बनेंगे अपने पास? c प्लस 2d। नाउ ये अपने पास रिएक्टेंट है, ये अपने पास क्या है? प्रोडक्ट है। नाउ इनसे जो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो कंसंट्रेशन को लिखना सीख लेते हैं। ए की कंसंट्रेशन को हम बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ बी को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, बट बीच में बी आ जाएगा ए की जगह, एंड इसको जो कैपिटल वाली जो ये अपने पास क्या बनती है? ब्रैकेट्स बनती हैं, इनसे हम डिनोट करते हैं किसको? कंसंट्रेशन को। नाउ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम जो अपने पास होती है वही क्या हो जाती है? रेट हो जाती है। अब अगर हम उसको रिएक्टेंट से निकाले तो अलग होगा, प्रोडक्ट से निकाले तो अलग तरीके से निकलेगी। कैसे, वो भी हम समझते हैं। सो गाइस, जो रिएक्टेंट से हम लिखते हैं वहां से जो अपन रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ से लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है? जो अपनी कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है? कम होती रहती है। क्या होती है? टाइम के साथ कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स की क्या होगी? कम होगी। क्यों होगी कम? क्योंकि वो प्रोडक्ट में बनने में उसकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होती जा रही है, किसमें? प्रोडक्ट्स में। तो कंसंट्रेशन जो इनिशियल होगी वो क्या होगी? इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फाइनल कंसंट्रेशन, किसकी? रिएक्टेंट्स की। तो जब इनिशियल ज्यादा है और फाइनल कम है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन जो अपने पास होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन वो किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं रिएक्टेंट्स की तरफ से, तो उसमें हम नेगेटिव साइन को लेके चलते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट की जब हम बात करें तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज होती रहती है। अब ऑब्वियसली यार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बनता रहेगा, तो ये कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और इसकी कम होती रहेगी। यही तो होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर, रिएक्टेंट यूज होते रहते हैं और प्रोडक्ट बनता रहता है। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे किससे? प्रोडक्ट से, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव साइन हम उसमें रखेंगे, क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसकी फाइनल कंसंट्रेशन जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो लिखते हैं हम इसका रेट, तो पहले हम इसके हिसाब से लिखते हैं। नाउ ए जो अपना रिएक्टेंट है उसके लिए हम कंसंट्रेशन
ए की कंसंट्रेशन से हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम, और यहाँ पे हम ऑब्वियसली इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, तो नेगेटिव साइन लगाते हैं, और जो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको हम डिनोमिनेटर में लेके चलते हैं, तो ये अपने पास इसकी क्या हो जाएगी, रेट। नाउ इसको हम क्या लिखते हैं, बहुत छोटे टाइम के लिए करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा, और डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो जनरली इसकी क्या हो जाएगी अपन छोटे टाइम के लिए हाफ माइनस हाफ डी ऑफ ए अपॉन डी टी, तो ये अपने पास क्या हो जाती है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन। इस कंप्लीट रिएक्शन की जो रेट है हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसी को हम और किस से लिख सकते हैं, बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बी की फॉर्म में क्या लिखेंगे, अब इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट तो कुछ नहीं है, एक ही है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, डी बी अपॉन डी टी, बट ऑब्वियसली रिएक्टेंट की तरफ है, तो रिएक्टेंट की तो कंसंट्रेशन कम होगी, तो इसको हम एक नेगेटिव साइन लगा के चलेंगे। नाउ प्रोडक्ट से हम लिखते हैं, तो प्रोडक्ट की साइड में क्या था, C प्लस 2D, तो इससे अगर हम लिखेंगे तो इससे देखते हैं हम कैसे लिखते हैं गाइस, ये अपने पास क्या हो जाएगा, नाउ C से जब हम लिखेंगे तो वो अपने पास हो जाएगा, इसको अब पॉजिटिव में रखेंगे, और इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट भी क्या है, 1 ही है, तो इसको क्या लिखेंगे, डी सी अपॉन डी टी, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C पर यूनिट टाइम। नाउ D से हम लिखेंगे तो 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन डी टी, तो ये अपने हैं रेट ऑफ रिएक्शंस लिखने के तरीके। प्रोडक्ट के फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, और रिएक्टेंट की फॉर्म में हम नेगेटिव चार्ज लगा के चलते हैं, माइनस साइन लगा के चलते हैं, तो ये अपने पास हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें, तो यूनिट जो होती है कंसंट्रेशन की क्या होती है, तो सबसे पहले देखो ना, ऊपर कंसंट्रेशन है और नीचे क्या है, टाइम है, ठीक है जी। तो कंसंट्रेशन की क्या होती है, मोल पर लीटर, और नीचे क्या है, सेकंड भी हो जाएगा, तो मोल पर लीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट हो जाएगी किसकी, रेट की। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स होते हैं कौन कौन से जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले हम बात करें कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन से तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन ही करते हैं गाइस। ऑब्वियसली जब कंसंट्रेशन को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे तो फर्क पड़ना ही है। तो कंसंट्रेशन पे अगर हम ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर केसेस में इंक्रीज कर देते हैं कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, तो इंक्रीज हो जाती है रेट ऑफ रिएक्शन। ऑब्वियसली यार देखो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता है, जैसे मान लो हम बात करें A प्लस बी अपने को क्या बना रही है, C प्लस डी बना रही है। नाउ अगर ये ज्यादा होंगी, कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली ज्यादा प्रोडक्ट बन पाएगा और ज्यादा जल्दी बन पाएगा। तो A प्लस बी को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज कर देते हैं रिएक्टेंट की, तो जनरल केसेस के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है जी। दूसरा अपने पास टेम्परेचर है, दूसरा अपने पास क्या है, टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जनरली हाइयर टेम्परेचर्स पे इंक्रीज होती है रेट ऑफ रिएक्शन। एग्जांपल के लिए जैसे हम बात करें सोल्यूबिलिटी की, जो सोल्यूबिलिटी की जो रिएक्शन होती है किसकी, शुगर की, किसमें, वाटर के अंदर, उसकी रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो वो ज्यादातर क्या हो जाती है, ज्यादा टेम्परेचर पे इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा हम उसको जल्दी घोल सकते हैं। नाउ इसमें एक्सेप्शंस भी आते हैं गाइस, तो इसमें दो टाइप की रिएक्शन हमें पढ़नी पड़ती है, चलिए हम देखते हैं। तो रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो एक होती है अपने पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी होती है गाइस, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ जो एंडोथर्मिक रिएक्शन अपने पास होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, इसमें जो है एनर्जी का क्या होता है गाइस, यूज होता है। एनर्जी का क्या होता है, यूज होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है ये, समझ में आ रही बात। नाउ जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, इसका मतलब इसको हमें कुछ ना कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में देनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो इस टाइप की रिएक्शंस ज्यादा टेम्परेचर्स पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी रेट जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस टाइप की रिएक्शन की रेट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑब्वियसली यार देखो, जिसको एनर्जी चाहिए तो उसको जब हम हीट देंगे तो एनर्जी हम उसको दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी रेट इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी किस टाइप की होती है गाइस, दूसरी अपने पास होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है गाइस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है गाइस, एनर्जी रिलीज। नाउ एनर्जी रिलीज हो रही है, खुद ही ये एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अब एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो कई बार ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं वो कम टेम्परेचर पे ही नेचुरली ज्यादा अच्छा उनका रेट होता है। उनका टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक्सेप्शंस हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में, बट कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक की भी ऐसी होती हैं जो इनिशियली जो है वो स्टार्ट किससे होती है, एनर्जी दे के स्टार्ट होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्टार्ट होती है, और बाद में वो अपने को क्या दे देती है, एनर्जी दे देती है। जैसे मान लो उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो शुरुआत में हमने उसको एनर्जी दी, तो उसका ग्राफ भी अगर हम देखें तो उसका ग्राफ भी हम देख सकते हैं। ये अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है। क्या होती है गाइस एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसा बैरियर होता है जो हमें ब्रेक करना होता है। जैसे मान लो ये एक एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है, ये हम रिएक्टेंट लेके चल रहे हैं, और रिएक्टेंट से इस एनर्जी को हमें ओवरकम करना ही पड़ेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे मान लो हम बात करें
ए और ए जो है वो रिएक्ट करके किससे, बी और बी से रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, ए बी एंड ए बी। ठीक है गाइस, तो 2a प्लस 2b क्या बना लिया, 2ab। समझ में आया गाइस? तो ये रिएक्शन चल रही है। तो देखो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो ए और बी का बॉन्ड बन पाएगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए ना शुरुआत में। तो वो एनर्जी क्या होती है, अपनी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जो इस बैरियर को कंप्लीट करती है, ब्रेक करती है, देन आगे फॉर्म होते हुए एनर्जी और फर्दर रिलीज होती है। तो अब यहां पे देखिए गाइस, ये तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी शुरुआत में। नाउ जो ये अपने पास रिएक्टेंट्स हैं और ये अपने पास प्रोडक्ट है, अब ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट जो है उसकी एनर्जी क्या है, हाई है, ज्यादा एनर्जी है। ऑब्वियसली यहाँ पे एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं इस पे वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को जनरली रख रहे हैं। नाउ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बेसिकली रख रहे हैं ना। तो इसकी बात अब देखो, प्रोडक्ट की जो अपने पास एनर्जी है वो क्या है, डाउन है, लोअर है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी, तो ज्यादा से कम पे आते हुए कुछ रिलीज किया होगा उसने, ऑब्वियसली प्रोडक्ट बनाते हुए कुछ एनर्जी को रिलीज किया होगा। तो ये जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक डायग्राम है एक्टिवेशन एनर्जी का। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। नाउ दूसरी हम बात करें, अब दूसरी बात करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिख लेते हैं। अब रिएक्टेंट जो है वो अपने पास क्या है, नीचे है, रिएक्टेंट जो अपने पास है वो नीचे है, और प्रोडक्ट अपने पास क्या है, ऊपर है, और ये अपने पास बैरियर है एक्टिवेशन एनर्जी का, कि इतनी एनर्जी शुरुआत में हमें देनी पड़ेगी। अब देखिए प्रोडक्ट हाई एनर्जी पे है, रिएक्टेंट लो एनर्जी पे है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी प्रोडक्ट बनाते टाइम, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है। तो एब्जॉर्ब हुई है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसमें हो सकता है कि टेम्परेचर, ये तो ज्यादातर हाई टेम्परेचर पे ही बात होती है, क्योंकि कुछ एनर्जी इसको एब्जॉर्ब करनी होती है, रिलीज करेगी नहीं। ठीक है गाइस। नाउ दूसरी बात क्या करते हैं, इसमें ही कैटलिस्ट जो होता है, आप देख सकते हैं थर्ड अपना पॉइंट क्या है, कैटलिस्ट। नाउ गाइस, जो कैटलिस्ट अपने पास है, कैटलिस्ट जो होते हैं किसी भी रिएक्शन की, चाहे वो बायोकेमिकल रिएक्शन हो, चाहे वो नॉर्मल रिएक्शन हो अपने पास, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन हो, जो कैटलिस्ट होते हैं वो जो है स्पीड अप कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, और खुद उसके अंदर रिएक्शन के अंदर यूज नहीं होते, मतलब एज इट इज बच के बाहर आ जाएंगे जैसे वो हमने उनके अंदर डाले थे, बट खुद यूज नहीं होंगे, खुद कंज्यूम नहीं होंगे, और रेट बढ़ा देंगे, स्पीड कर देंगे, बढ़ा देंगे किसका, रिएक्शन का, किसी भी केमिकल रिएक्शन का। ये करते कैसे हैं बेसिकली, ये जनरली ना यार केमिकल जो अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी पड़ी ना उसको लोअर कर देते हैं और एक सेपरेट पाथ को क्रिएट कर देते हैं। नाउ ये एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है अपने पास, इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर ये एक अलग से पाथ क्रिएट कर देंगे, ये दूसरा पाथ क्रिएट कर दिया। अब ना प्रोडक्ट की एनर्जी पे कुछ फर्क पड़ा है ना रिएक्टेंट की, बट एक्टिवेशन एनर्जी को इन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो एक अलग से पाथ क्रिएट कर दिया। आप देखो रिएक्शन ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, तो ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट कौन से में बनाएगी, इसमें बनाएगी ऑब्वियसली। तो ये जो रिएक्शन का पाथ होगा ये कौन सा होगा, कैटालिटिक रिएक्शन का पाथ होगा, जिसके अंदर हमने कैटलिस्ट डाला है। ऐसे ही सिमिलर इसके अंदर भी एक सेपरेट पाथ क्रिएट कर देगी। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक सेपरेट पाथ क्रिएट कर देता है रिएक्शन का, लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है उस बैरियर को। ठीक है गाइस। नाउ नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट किस पे डिपेंड करती है, नेक्स्ट अपने पास है गाइस सरफेस एरिया। नाउ जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ाने से भी, रिएक्टेंट का जो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। इसका एग्जांपल हम बात करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन होती है, जैसे मान लो हम एल्कीन से क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। अब एल्कीन से जब हम एल्केन बनाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन क्या क्या होता है, अटैचमेंट होता है। तो जैसे मान लो हम बात करें C डबल बॉन्ड C, इसका जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो C और C का सिंगल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे भी H जुड़ेगा और यहाँ पे भी H जुड़ेगा, तो ये H की जो यहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है तो इसको हाइड्रोजनेशन बोलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की ज्वाइनिंग हो रही है। तो जब हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो उसमें जो, अब अगर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पे सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे, तो इसकी जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं, जो कि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था गाइस फोर्थ, जिस पे डिपेंड करती है फोर्थ फैक्टर। फिफ्थ फैक्टर की हम बात करें, प्रेशर। गैसियस रिएक्शन के लिए ज्यादातर प्रेशर इंक्रीज कर देने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि गैसियस में यार देखो उनका प्रेशर बहुत कम होता है ना, बहुत दूर दूर होती है। अगर उनको हम प्रेशराइज करें, उनको हम प्रेशर दें, तो वो नजदीक उनके एटम्स आते हैं, और एटम्स नजदीक आएंगे तो यार ऑब्वियसली रिएक्शन तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग या फास्ट तो होगी। तो फिफ्थ अपने पास है प्रेशर। तो आई होप आपको फैक्टर इफेक्टिंग समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपका डाउट बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और इनके आपको PDF नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल एजू इग्नू पे। तो चलिए गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं। नाउ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस, ये दो टॉपिक और निकल के आते हैं, ये भी कभी कभार ना पूछ लिए जाते हैं कि ये क्या होते हैं। नाउ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, ये बेसिकली ना रिएक्टेंट का होता है, क्योंकि देखो डिसअपीयर क्या होगा और अपीयर क्या होगा।
ये आपको समझने की जरूरत है। कोई भी रिएक्शन है, मान लो A प्लस बी इज गोइंग टू बी C प्लस डी। अब ये जो अपने पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर डिसअपियर क्या होंगे? रिएक्टेंट। अपीयर क्या होंगे? प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका निकलेगा? रिएक्टेंट्स का। रेट ऑफ अपीयरेंस किसका निकलेगा? प्रोडक्ट का। समझ में आई मेरी बात? प्रोडक्ट जो होंगे वो बनते चले जाएंगे, उसको अपीयर होता चला जाएगा, और रिएक्टेंट जो होंगे वो डिसअपियर होते चले जाएंगे क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। ठीक है गाइस? तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन के जैसा ही है क्योंकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस है ना, बट इसमें रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है उससे थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस होते हैं, वो हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लो हम वही रिएक्शन ले लेते हैं 2A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस 2D, यही हम लेके चले थे, तो इसको कंपेयर भी कर लेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन हमने वहां पे क्या लिखा था। ठीक है गाइस? ये हम लिख लेते हैं। चलो अब इसमें हमने क्या किया? रेट ऑफ डिसअपियरेंस को लिखते हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसकी लिखी जाएगी? किसकी लिखी जाएगी भैया? ऑब्वियसली रिएक्टेंट की। तो चलिए इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे छोटे टाइम के लिए नहीं लिखते, यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन लिखते हैं। ठीक है गाइस? डिवाइडेड बाय हम क्या लिख देते हैं? टाइम, चेंज इन टाइम। समझ रहे हो? तो 0 से लेकर T टाइम तक जाते हुए चेंज इन टाइम क्या होगा? डेल्टा टी। या T1 से T2 तक जाते हुए भी लिख सकते हैं हम। समझ रहे हो? तो डेल्टा टी और डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, उसको डेल्टा ए ही बोलते हैं अपन। समझ में आई बात? नाउ डिसअपियरेंस है, ये तो समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें क्या होगा? इसका डिसअपियरेंस होगा, तो इसमें हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। देखो इसकी और उसकी जब रिलेशन की बात करें ना, किसकी और किसकी रिलेशन की बात करें भैया, तो जब हम इसको कंपेयर करें रेट ऑफ डिसअपियरेंस को किससे? रेट ऑफ रिएक्शन से, तो उसमें बेसिकली हम क्या करते थे? उसमें ना स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी लिख देते थे। समझ रहे हो? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो अपनी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन इस केस के अंदर क्या हो जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस। समझ में आया दोनों का रिलेशन क्या है? तो ये अपने पास दोनों का रिलेशन होता है गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी इसका ये हो सकता है कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए, या हम ये लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। नाउ रेट ऑफ अपीयरेंस की हम बात करें, वो क्या होगा? C और D। यहाँ पे B का क्या लिखा जाएगा? माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। यहाँ पे भी कोई स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, तो ये आपके पास ध्यान रखना, हाँ माइनस साइन जरूर आएगा। नाउ रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करें तो C में हम क्या लिखेंगे? क्योंकि प्रोडक्ट साइड के लिखते हैं, तो क्या होगा? इसमें भी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C डेल्टा अपॉन डेल्टा T, नेगेटिव साइन नहीं लगेगा। और इसकी हम बात करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन डेल्टा T। अब आप बात करो कि इसमें और इसमें फर्क क्या रहा? इसमें तो 2 लगा हुआ है फिर भी, तो इसमें रेट ऑफ अपीयरेंस में कोई फर्क नहीं आता है। ये फर्क किसमें हम करते हैं? इसमें हमें अंतर दिखने को मिलता है रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर। सो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। ये भी आपको पूछ लिए जाते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज्यादा तो क्वेश्चन बड़ा नहीं बनता इसका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आपको इसमें बनते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट देखते हैं रेट लॉ को हम पढ़ते हैं। रेट लॉ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, आगे के पार्ट्स में, आगे के टॉपिक्स में भी ये इंपॉर्टेंट है, यूज होगा। तो रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ क्या होता है भैया? रेट लॉ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो डिस्क्राइब करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को किसकी टर्म्स में? कंसंट्रेशन की टर्म्स में। अभी भी हम कंसंट्रेशन की टर्म्स में पढ़ रहे थे, बट यहाँ पे एक चीज आ जाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हम यहाँ पे आ जाती है। तो इसको अगर हम देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास क्या हो गया? रेट मतलब बेसिकली स्पीड लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ किसके? मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, जनरली हम बात कर लें सेपरेट करें, कंसंट्रेशन ऑफ किसकी बात करेंगे? रिएक्टेंट की बात करते हैं। तो दूसरा भी रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड जो होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ बी के भी। अब ये ए और बी क्या है भैया? ए और बी जो अपने पास हैं ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ, ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ए और ब्रैकेट के अंदर बी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है गाइस, ये आपको ये समझना है। तो जैसे मान लो हम बात करें ए प्लस बी इज गोइंग टू बी प्रोडक्ट, इसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ बी का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ ए के भी और कंसंट्रेशन ऑफ बी के भी। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? के। अब यहाँ पे जो है ए के लिए हम पावर में लगाते हैं n और b के लिए पावर में हम लगा देते हैं m, या मान लो a के लिए हम लगा दें m और b के लिए लगा देते हैं n। अब ये क्या है? m और n, ये बेसिकली क्या होते हैं? m जो है वो रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्या है गाइस? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? m। b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? n। तो ये m और n जो अपने पास है ये मोस्ट प्रोबेबली क्या होते हैं? इनके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। बट ये मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर यही मिलते हैं।
अदरवाइज ये नहीं भी मिल सकते, हो सकता है। होते क्या है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। समझ में आई बात? तो ये m क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। तो ओवरऑल ऑर्डर को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो अपने पास हो जाएगा m प्लस n, इसको बोल देते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी ना बोले, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोले तो m प्लस n ही होता है। नाउ m आपको समझ में आया इंडिविजुअली a के लिए है, n आपको समझ में आया इंडिविजुअली b के लिए है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास m, यहाँ पे हो जाएगा n। तो इनका ऑर्डर हम इनकी पावर में रखते हैं। यहाँ पे जो 2 और ये 2 लगा हुआ है, ये वैसे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, तो ये आप लिख सकते हो इसको। तो ये अपना रेट लो होता है, रेट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे जो रेट हो रहा है वो डिनोट क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को। के रेट कांस्टेंट है, हमने बात किया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए, के जो अपने पास क्या है, रेट कांस्टेंट है। ए और बी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए और बी जो हमने रिएक्शन लिखी थी, ए प्लस बी जो अपने को क्या दे रही थी, प्रोडक्ट दे रही थी। नाउ एम एंड एन आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। और ओवरऑल ऑर्डर की हम बात करें तो एम प्लस एन हो जाएगा पूरी रिएक्शन का। तो आप रिएक्शन का जो ऑर्डर है उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे रेट लो से ही एक्सप्लेन होगा वो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। रेट लो बहुत ही आसान होता है गाइस, कुछ नहीं होता कि कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, पावर में क्या चला जाता है उनका ऑर्डर, इंडिविजुअल ऑर्डर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। नाउ हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लो की। इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होता है, हम इंटीग्रेट करके जो हमने अभी हमने रेट लो की जो एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था और उससे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हमने नॉर्मली पढ़ा था, तो उन दोनों को इक्वेट करके और डेराइव कर देते हैं और एक ऐसा एक्सप्रेशन को हम जनरेट कर देते हैं जिससे हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो वो अपना क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट लो। तो इंटीग्रेटेड रेट लो इज डिराइव्ड बाय इंटीग्रेटिंग द रेट लो इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टेकिंग इनटू अकाउंट द इनिशियल कंडीशंस ऑफ रिएक्शंस ऑब्वियसली। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो सकता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम इसको ना सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन के लिए पढ़ते हैं कि ए जो अपने पास ए की रिएक्टेंट है जो कि अपने पास क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। समझ में आया? अब देखो आपको, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो अपने पास रेट जो लो होगा उसको लिखना सीखते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लो को लिखना सीखते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले अपने पास क्या था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे तो ए के इंडिविजुअल में है, अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में सिर्फ ए ही है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहाँ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। तो कौन से ऑर्डर के लिए हम पढ़ रहे हैं, जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये हमने क्या रख दिया, इसकी पावर हो गई जीरो, ठीक है जी। तो रेट जो है इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो। समझ में आया? अब ए की पावर जीरो, कंसंट्रेशन की भी पावर अगर जीरो होती है तो वो क्या हो जाता है, वन हो जाता है, जीरो नहीं होता गाइस। ये बात ध्यान रखना है, ये कुछ मैथमेटिकल जो आपकी आइडेंटिटीज होती है ये आपको ध्यान में रखनी होती है। तो रेट आपके पास क्या हो गया, डायरेक्ट रेट कांस्टेंट के। नाउ एक तो ये फॉर्मूला था अपने पास। नाउ जो दूसरा फॉर्मूला अपने पास बनता है, हमने बताया था कि इस रिएक्शन के लिए यहां पे क्या बनेगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। ये आपको ध्यान रखना गाइस, क्योंकि कंसंट्रेशन है इसीलिए हमने माइनस लगाया, और चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम ये आपका था। तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं इक्वल्स टू के। अब देखो यार, ये भी रेट है, ये भी रेट है, एक मिनट, ये भी रेट है और ये भी रेट है, तो दोनों रेट ऑफ रिएक्शन ही तो है। अब रेट ऑफ रिएक्शन है, सेम रिएक्शन के लिए है, सेम कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो ये हमने इक्वेट कर दिया। नाउ इक्वेट करने के बाद डी टी जो है वो उधर चला जाएगा, माइनस डी ए इक्वल्स टू के इंटू डी टी। नाउ माइनस भी उधर ले जाते हैं, माइनस भी उधर ले जाते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। अब इंटीग्रेट क्या करेंगे, जीरो टाइम पे ए नोट कंसंट्रेशन थी, ए नोट इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन हम यहाँ पे मान लेते हैं। ए नोट, नोट का मतलब यहाँ पे है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, जो शुरुआत में थी, रिएक्शन शुरू होने से पहले जो हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डाली, तो वो तो है ए नोट। तो इसको हम लिख देते हैं मैक्सिमम और इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है जी। तो ये हो गया अपने पास इनिशियल कंसंट्रेशन। टाइम जीरो पे क्या थी, जब तक रिएक्शन शुरू नहीं हुई, इनिशियल कंसंट्रेशन। टी टाइम पे कंसंट्रेशन क्या हो गई अपनी, ए टी, ठीक है गाइस। तो ये अपने पास यूनिट्स हो गई। अब इसको क्या करेंगे, लिमिट हो गई बेसिकली, इससे इस तक की लिमिट है। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ ए डी ए। अब डी ए डी एक्स की इंटीग्रेशन आप करते हो तो क्या आती है, एक्स आती है। अब आपको जनरल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो इसकी क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन, ए हो जाएगी, जिसमें लिमिट अपनी क्या है, ए नोट से ए टी तक है, और के जो कांस्टेंट है ऑब्वियसली कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस के बाहर, अंदर क्या बचेगा, टी। अब डी टी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, टी, ठीक है जी। अब ये जो टी है इसको आप कैपिटल में रखो ताकि आपको समझ में आए। तो ये आपके पास हो जाएगी टी, जीरो से टी तक, तो जीरो से टी तक। अब इसकी आप लिमिट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ए टी माइनस ए नोट इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी। अब यहाँ से माइनस हटा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नोट, और ये माइनस हो जाएगा, चेंज हो गया ना, यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये आपके पास आ जाता है। तो ये देखो आप, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है, ए नोट इक्वल्स टू के टी, और ये माइनस में था तो उधर जाके केस में हो गया, प्लस में हो गया, ए टी। तो ये आपके पास यहाँ पे हो गया
यहाँ पे ए टी माइनस ए नोट हुआ था इक्वल्स टू माइनस के टी हुआ था, ये हमने चेंज कर दिया, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इस फॉर्म में नहीं, जनरली क्या होता है ए टी की फॉर्म में इसको लिखा होता है, तो ए टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। तो ये आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, वो यहाँ पे लिखना होता है, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है ना वही यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो। तो ये आपके पास हो गया। अब यहाँ पे ना आप इसको करो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, तो इससे अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपके पास y क्या आ जाएगा 80, m क्या आ जाएगा माइनस के, t क्या आ जाएगा x एक्सिस पे t हम डिनोट कर देंगे, और c क्या है यहाँ पे a नोट। a नोट इज द y इंटरसेप्ट, बेसिकली क्या होता है स्ट्रेट लाइन में y इंटरसेप्ट। नाउ हम आगे बात करें इसका ग्राफ प्लॉट करने की, तो चलिए इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो y पे हम क्या लिखते हैं 80 कंसंट्रेशन लिखते हैं जनरली जो चल रही होती है, x पे हम क्या लिखते हैं टाइम लिखते हैं जी, ठीक है जी। नाउ अब क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो है वो नेगेटिव में है, तो जो डाउनवर्ड में आएगी यहाँ से शुरू होगी, ये क्या हो जाएगी अपनी ए नोट मैक्सिमम। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है कि जो लाइन जो बनती है, जो ये लीनियर ग्राफ है, लाइन का ग्राफ है, ये वाई पे कहाँ कट करेगी, तो वो अपने ए नोट हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा धीरे 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 कम होती रहेगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा इसका ग्राफ। देखो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ग्राफ भी आप इसको समझ सकते हो। देखो ये है जो अपने पास, इसको आप कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, सी क्या हो जाएगा y इंटरसेप्ट, कहाँ पे कट कर रही है भैया y इंटरसेप्ट पे कट कर रही है, ठीक है जी। इसको आप पीछे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑब्वियसली यहाँ से ही शुरू करते हैं, क्योंकि यार कंसंट्रेशन t इज इक्वल टू 0 टाइम तो यही होगा ना, नेगेटिव में टाइम थोड़ी जा सकता है, तो इसलिए इसको आगे से ही शुरू करते हैं, ठीक है जी। तो m क्या हो जाएगा रेट, सॉरी m क्या हो जाएगा इसका स्लोप, तो स्लोप क्या होगा x एक्सिस से ये जो बना रहा है, अब देखो इसीलिए तो नेगेटिव में आ रहा है ना, ये देखो थीटा, अब टेन थीटा नेगेटिव में कब होगा जब ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो इसीलिए लाइन को हमने क्या किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखा, क्योंकि के माइनस में था, तो इसलिए अब देखो लाइन ऐसे भी तो बन सकती है ना गाइस, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे क्यों नहीं बनाई क्योंकि स्लोप नेगेटिव था, ठीक है जी। टी हमने एक्स एक्सिस पे रख लिया और ए टी हमने वाई एक्सिस पे रख लिया, क्योंकि कंपेयर किया था भैया हमने, तो ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हो इसको नॉर्मली, ठीक है। और एक बार समझ लिया तो फिर याद करने की भी जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। तो गाइस जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको आई होप समझ में आया होगा। इसकी हाफ लाइफ की भी बात कर लेते हैं। सो गाइस हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ लिख लेते हैं। हाफ लाइफ हम कैसे निकालते हैं, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास ए नोट अपॉन 2k। तो जब ऑर्डर क्या होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन जब हाफ लाइफ की बात करेंगे तो ए नोट अपॉन 2k। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, रेट कांस्टेंट पे भी डिपेंड कर रही है, रेट कांस्टेंट पे क्या कर रही है डिपेंड कर रही है, और दूसरी ये है रेट कांस्टेंट, और दूसरी किस पे डिपेंड कर रही है अपने पास इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन आप जितनी ज़्यादा लोगे उतना ही जो आपकी टाइम है हाफ लाइफ है वो जल्दी कवर हो जाएगा। समझ में आ रही बात को। तो हाफ लाइफ जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है रेट कांस्टेंट पे और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो ये हाफ लाइफ का इसका फॉर्मूला होता है। नाउ एक और पॉइंट बनता है के जो होता है, के क्या होता है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का जनरल फॉर्मूला होता है यूनिट निकालने का, किसका गाइस यूनिट निकालने का जनरल फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन एंड सेकेंड की पावर सेकेंड इनवर्स। तो ये अपने पास क्या होता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का जनरल फॉर्मूला होता है। नाउ ये एन क्या है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्या गाइस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या बन सकता है, क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट बन सकता है इस फॉर्मेट में कि आपको या तो यूनिट देके ऑर्डर पूछ लेगा या ऑर्डर देके यूनिट पूछ लेगा। अब जैसे मान लो हम बात करें जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट होगी, ये क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको, क्या हो जाएगा भैया मोल पर लीटर 1 माइनस 0, एन क्या है ऑर्डर, ऑर्डर क्या दे रखा है जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो, ठीक है जी। सेकंड इनवर्स क्या बन गया अपने पास मोल पर लीटर पर सेकंड, ये ऐसा यूनिट बन गई। अब अगर ये यूनिट दे रखी है तो इसको जब आप कंपेयर करोगे इससे तो क्या आ जाएगा अपने पास एन की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो। तो एन की वैल्यू जब जीरो आएगी तो आप बोल सकते हो कि भैया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आ रही है ना मेरी बात को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। नाउ गाइस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसका भी इंटीग्रेटेड रेट लो हम डिराइव करेंगे। तो रिएक्शन हम वही ले लेते हैं ए जो अपने को प्रोडक्ट दे रही है, ये गाइस सिंपलेस्ट रिएक्शन होती है, समझने में इजी होती है, इसलिए हम यही लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन देखो दो टाइप से लिखेंगे, एक रेट लॉ से लिखेंगे, एक नॉर्मल लिखेंगे। नॉर्मल तो अपने पास क्या है, अपने पास आपको पता ही होगा डी माइनस डी ए अपॉन डी टी, नॉर्मल तो यही है भैया, ठीक है जी। तो एक तो ये हो गया रेट, ठीक है। आप इसको यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और वरना आपको इसके पीडीएफ नोट्स तो मिल ही जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल एजू इग्नू पे, तो वहाँ पे भी जाके आप रिवाइज कर सकते हो उसको डाउनलोड करके। तो ये आपके पास एक तो हो गया ये। दूसरा हम लिखते हैं इसको रेट लो से। रेट लो एक्सप्रेशन क्या होगा कि रेट जो होगा वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भैया, कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन और उसके ऊपर उसकी क्या चढ़ जाएगी ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है तो ऑर्डर 1। अब देखो ध्यान से यहाँ पे अगर बी भी होता ना तो एक का 0 हो जाता, एक का 1 हो जाता, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, समझ रहे हो। पॉजिटिव इंटीजर होता है जो ऑर्डर अपने पास होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है,
समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये चीज़ है। नाउ दूसरी आप बात करो, नाउ रेट जो है इक्वल्स टू के ए की पावर 1, ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया? इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों रेट ऑफ रिएक्शन की ही तो वो आता है। तो लिख देते हो भैया माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए की पावर 1। तो ए की पावर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो इसको अब क्या करने का है, डायरेक्ट अब इंटीग्रेशन का पोर्शन बच गया भैया। अब इंटीग्रेशन का पोर्शन बच गया, तो चलिए इंटीग्रेशन का पोर्शन सोल्व करते हैं। डी टी उधर चला जाएगा, ए जो है ये इधर आ जाएगा, क्योंकि ए को ना देखो यहाँ पे ना सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। इंटीग्रेशन सोल्व करने से पहले आपको इंटीग्रेशन पता होनी चाहिए ना, सेपरेटिंग वेरिएबल्स की बात है। तो ए जो है उसको नीचे ले आएंगे, ए को एक तरफ रख लेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ रख लेंगे। अब आप कहोगे कि भैया के है और टी है, इसको एक तरफ क्यों रखा? अरे यार के तो कांस्टेंट है ना भाई यार, ऑब्वियसली बाहर ही आ जाएगा, तो टी वालों को एक तरफ रखना है। तो चलिए इसको रख लेते हैं, माइनस डी ए डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू के डी टी, और माइनस भी इस तरफ ले जाते हैं, ये अपने पास प्लस हो गया। इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ। अब इंटीग्रेशन दोनों तरफ करी, टाइम है तो टी है, तो टी इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन क्या है भैया? ए नोट है। टी इज इक्वल टू टी पे अपनी कंसंट्रेशन भैया क्या है अपने पास? हम ले लेते हैं ए टी है, ठीक है जी। चलिए नाउ इंटीग्रेशन करनी है डायरेक्ट, तो ये आपको इंटीग्रेशन जो है आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास डी एक्स अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? log x होती है भैया, ये आपको पता होनी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगी? log, इसको ln भी लिखा जाता है कई जगह पे, तो log ऑफ a, ठीक है जी। अब इसकी आपके पास यूनिट क्या हो रही है? ए नोट से कहाँ तक है? ए टी तक है, ठीक है जी। माइनस के बाहर ही आ जाएगा, टी की क्या है? डी टी या डी एक्स की क्या होती है इंटीग्रेशन? एक्स होती है, ऐसे डी टी की क्या हो जाएगी? टी, तो टी हो जाएगी 0 से टी तक है, तो टी माइनस 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? टी माइनस 0 हो जाएगा, इसको रखी नहीं तो टी माइनस 0 रख भी लो यार, कोई बात ना, एक और स्टेप बढ़ जाएगा अपने को, क्या है, ठीक है। नाउ गाइस इसको जब हम फर्दर आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपर यूनिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो log ऑफ ए टी माइनस log ऑफ ए नोट इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस के टी आ जाएगा, माइनस के टी। अब ये जो माइनस है यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, तो ये अपने पास चेंज होकर आ गया। नाउ फर्दर जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको log की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए गाइस। यहाँ पे log a माइनस log b जब हम लिखते हैं तो ये क्या लिख सकते हैं हम? log a बाई b, ये एक प्रॉपर्टी होती है, लॉगरिथम प्रॉपर्टी होती है, इसको आपको याद रखना होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी के लिए इससे हम क्या करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? log a नोट अपॉन ए टी, ये आपके पास हो जाएगा इक्वल्स टू के टी हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया क्योंकि वो हमने चेंज कर दिया था नेगेटिव लेके इधर। नाउ ये आपके पास आ गई इसकी इक्वेशन, क्या आ गई? ये क्या है? के इंटू टी, ये आपके पास आ गई इसकी इक्वेशन। इसको फर्दर भी आप सोल्व कर सकते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर। इसको जब लोग यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे ई टू दी पावर में चला जाता है, ये यहाँ से आके ये भी एक फंक्शन होता है। जैसे मान लो इधर मैं लोग ए ले रहा हूँ और इधर बी ले रहा हूँ, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई टू दी पावर बी, इधर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चला जाएगा लोग। सो ये क्या हो जाएगा? ए नोट अपॉन ए टी इक्वल्स टू ई टू दी पावर के टी, और ए टी इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ए नोट इक्वल्स टू ए टी ई टू दी पावर के इंटू टी। तो ये आपके पास इसका पूरा जनरल फॉर्मूला बन के आ जाता है गाइस। नाउ ये जो अपने पास फॉर्मूला है इसी को कई और फॉर्म्स में भी चेंज किया जा सकता है, समझ लो। जैसे मान लो यहाँ पे जो है वो माइनस ना हटाया जाए, यहाँ पे जो माइनस ना हटाया जाए, यहाँ पे हम क्या रख लें? माइनस नेगेटिव ही रख लें, तो ये क्या ही रहेगा? इधर नेगेटिव रहेगा, इधर पॉजिटिव रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ए टी अपॉन ए नोट, ठीक है। तो ये ई टू दी पावर माइनस के टी हो जाएगा, यहाँ पे ए टी हो जाएगा, यहाँ पे ए नोट हो जाएगा। इस फॉर्म में भी आपको दिया मिलता है। जनरली ये 3-4 फॉर्म हो जाती हैं। इस फॉर्म में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। ये जनरली एक्सप्रेशंस होते हैं। जनरली जो यूज की जाती फॉर्म है वो एक तो ये होती है और एक ये होती है। तो ये आप आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इधर माइनस हो जाएगा अगर उधर ऊपर ए टी और ए नोट है, तो उस बेसिस पे है। यहाँ से जिस हिसाब से हमने सोल्व करना है, कई मेथड हो सकते हैं भैया सोल्व करने के, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये आपके पास है। नाउ इसकी अगर हम बात करें, इसके ग्राफ्स की बात करेंगे, तो इसको भी आप कर सकते हो यार, इसको भी आप क्या कंपेयर कर सकते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है जी। इसको भी आप कर सकते हो। इसको कैसे करोगे? इसको आप इस फॉर्म में करोगे, इस फॉर्मेट में करोगे। देखो ये है अपने पास, समझ रहे हो ना। इसमें ये एक तरफ रख लेंगे हम log ए टी को, इसको उधर ले जाएंगे, समझ रहे हो। ये माइनस है, उसको उधर ले जाएंगे। इधर अगर अपन इसको माइनस रखेंगे तो ये उधर चला जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के अंदर log ए नोट, ये हो जाएगा y इंटरसेप्ट, माइनस है अब भी, के तो अब भी माइनस ही है ना, और टी, तो ये अपने पास y एक्सिस, ये अपने पास x एक्सिस। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या है? log ऑफ ए टी इक्वल्स टू माइनस के टी इंटू log ऑफ ए नोट। ये अपने पास बनी इक्वेशन। ये आप y इक्वल्स टू एम एक्स इंटू एम एक्स प्लस सी होता है, सॉरी एम एक्स प्लस सी, ये भी प्लस है। नाउ x पे हमें क्या रखना है? टाइम रखना है। y पे अपने को क्या रखना है? log। अब देखो log वाली बात है तो ln रखना पड़ेगा, ठीक है जी, तो रख लेते हैं।
अपन इसमें क्या रख लेते हैं, ये अपन इस पे रख लेते हैं एल एन कंसंट्रेशन, इस पे अपन रख लेते हैं टाइम, माइनस के स्लोप आ जाएगा, ये जो आपका आ रहा है थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस के, स्लोप बेसिकली किससे निकालते हैं हम, टेन थीटा करके निकालते हैं, तो ये आपके पास क्या आ गया, स्लोप आ गया। नाउ अगर आप इसको ना निकालो और आप ग्राफ बनाओ डायरेक्ट ए टी का बनाओ ग्राफ, तो आपके पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। कौन सा फंक्शन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका ग्राफ भी बना के देख लेते हैं। ये ए टी रख लिया, यहाँ पे टी रख लिया। देखो गाइस ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने क्या रखा था, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए रखा था, अब यहाँ पे डायरेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ ए रख चुका है, तो इसमें क्या होगा, ई टू द पावर माइनस के टी था ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, तो उसका कैसे बनता है, उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, इस टाइप से बनता है, ऐसे नीचे आता है, उसमें लीनियर ग्राफ नहीं बनता है, ये वाला इस टाइप का ग्राफ बनता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा। बात करें इसकी हाफ लाइफ की, तो नाउ हाफ लाइफ की इसकी बात करें, तो इसकी जो हाफ लाइफ होगी वो क्या होगी, टी 1/2 से डिनोट कर देते हैं हाफ लाइफ को, क्या होगी, log ऑफ 2 डिवाइडेड बाई के। अब आप ध्यान से देखिए, इसकी कंसंट्रेशन ए की जो है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ डिपेंड ही नहीं करती है। आप इनिशियली कितनी भी कंसंट्रेशन ले लो, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से प्रोसीड कर रही है, तो उसकी हाफ लाइफ सिर्फ उसके रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी, अदरवाइज उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी ही नहीं, वो उतने ही टाइम बाद उसका हाफ टाइम होगा। इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो जनरली न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं अपने पास, न्यूक्लियर कंबशन वगैरह होते हैं, न्यूक्लियर जो रिएक्शंस होते हैं वो इस टाइप के एग्जांपल में आते हैं, कई बार एग्जांपल भी पूछ लेते हैं, तो ये आपके पास आपको पता होना चाहिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की भी बात कर लेते हैं। नाउ गाइस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें भी हम वही लिखते हैं, ए जो है अपने को प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर दोनों टाइप से हम इसके रेट लिख लेते हैं, तो फर्स्ट रेट तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये तो चेंज होगा ही नहीं। दूसरा हम रेट लो से लिखेंगे, तो रेट लो में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू पावर ऑर्डर में सेकंड है तो सेकंड ऑर्डर लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू के एक टू द पावर 2, ठीक है जी, दोनों को इक्वेट करेंगे। जनरली चाहे आप किसी का भी इंटीग्रेटेड रेट लो फाइंड कर रहे हो ना, यही स्टेप्स होंगे। अब इतना हम ले रहे हैं फर्स्ट का भी, सेकंड का भी और जीरो ऑर्डर का भी, क्योंकि आपको समझ में आए और आपको स्टेप्स जो है वो दिमाग में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्ट इक्वेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए स्क्वायर, ठीक है जी। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो फर्दर क्या हो जाएगा, सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, ए इधर आ जाएगा, डी टी उधर चला जाएगा, माइनस डी ए अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के टी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इस तरफ पॉजिटिव रख लेते हैं, माइनस भी उधर भेज देते हैं। नाउ अब तो अपने पास क्या रहेगा, सिर्फ इंटीग्रेशन करने का रहेगा, ठीक है जी, कर लिया। ये अपने पास क्या हो गया, टी इज इक्वल टू 0 पे क्या थी कंसंट्रेशन, ए नोट, टी इज इक्वल टू टी पे कंसंट्रेशन क्या थी, ए टी। नाउ इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या होता है भैया, माइनस 1 अपॉन एक्स होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स होता है, तो ये इसी फॉर्मेट का है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए नोट से क्या है, ए टी तक है, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, माइनस के बाहर आ जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, टी टी माइनस 0, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख देते हैं के टी। नाउ नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए नोट माइनस 1 अपॉन ए। आपको समझ में आएगा इस कैसे किया है, अरे यार सिंपल है, आप इसको ऐसे रख लो, ठीक है। इसको तो पॉजिटिव में रखते हैं पहले वाले को, तो माइनस 1 अपॉन ए टी, ठीक है, यहाँ पे ए टी रख लिया, ठीक है, टाइम के साथ। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि एक माइनस यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट। अब नोट बाहर लगा लो अंदर लगा लो, एक ही बात है। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है जी, ये होगा इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी। अब इसको जब आप सोल्व करोगे, ये माइनस के टी है, अब इस माइनस को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए टी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन है ना ए की, इक्वल्स टू 1 अपॉन ए नोट प्लस के टी। अब ध्यान से देखिए, बाकी दोनों में यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था, इसमें यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। इसी की वजह से जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 अपॉन ए टी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करेंगे। नाउ ये y पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए टी, देखो ए टी नहीं रखा है, 1 अपॉन ए टी रखा है, 1 अपॉन ए नोट क्या हो जाएगा, इसका y इंटरसेप्ट हो जाएगा, y इंटरसेप्ट ये हो गया अपना 1 अपॉन ए नोट, ठीक है जी। कंसंट्रेशन है यहाँ पे, ये कंसंट्रेशन लेके चल रहे हैं हम ए टी, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, के जो होता है स्लोप होता है, एम जो होता है यहाँ पे स्लोप होता है, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो भैया ऊपर की तरफ बनेगा, तो ये बन गया। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे निकालोगे, ये थीटा है तो टेन थीटा इक्वल्स टू के, पॉजिटिव में देख लो ध्यान से, तो इसकी ऊपर की तरफ बनेगी, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये होगा ग्राफ। इसकी अगर हाफ लाइफ की हम बात करें
तो चलिए देखते हैं हाफ लाइफ किसकी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है जी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ हम कैसे निकालते हैं। सो ये अपने पास हो जाएगा T1/2, हाफ लाइफ को डिनोट करते हैं इससे, क्या हो जाएगा 1/K कंसंट्रेशन ऑफ A नोट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन की बात है ना। तो ये आपके पास है। नाउ इसको आप क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, इन तीनों की हाफ लाइफ को ही कंपेयर करो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्या थी, A0/2K, सेकेंड ऑर्डर की क्या थी ln2/K, इसकी सिर्फ K पे डिपेंड कर रही थी, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन और K पे डिपेंड कर रही थी, इसकी भी K पे और इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। तो सेकेंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। हाफ लाइफ को हम एक्सप्लेन करें तो क्या होती है, हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ जो कंसंट्रेशन है किसकी, ए की, वो जब तक खत्म होती है जितने टाइम में, उसको हम बोल देते हैं हाफ लाइफ। समझ लो, आज रिएक्शन प्रोसीड हो गई, इसका मतलब ये होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एक दो बार आप इसको देखोगे, इसके ग्राफ समझोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में जाएगा और लॉन्ग टर्म तक आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही नए कंटेंट के साथ।